हाँ अनिल जी, क्या आपको मालूम है कि अभी एक एक्ट भारत सरकार ने बनाया है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके ऊपर उन्होंने रूल्स भी फ्रेम कर दिए हैं। और इस एक्ट में ना उन्होंने ये किया है कि कोई किसी का पर्सनल डाटा नहीं ले सकता और उसको कहीं सार्वजनिक नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का जुर्माना। अब आप इसमें ये देखिए कि जैसे मैं एक वकील के तौर पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट रहा हूं, तो एक समय मुझे याद आ रहा है 2006 के आसपास यूपी में यूपी एसआईडीसी है, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बिल्कुल है हाँ। वो इंडस्ट्रियल प्लॉट निकालती है। तो उन्होंने ट्रोनिका सिटी में इंडस्ट्रियल प्लॉट निकाले थे, और इंडस्ट्रियल प्लॉट में उन्होंने 18% उस वक्त पॉपुलेशन थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने उसके हिसाब से 18% प्लॉट्स उनके लिए रिजर्व किए थे। लेकिन उन्होंने एक भी प्लॉट, सारी रिक्विजिशन जो थी, जो जितना भी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल करने के बावजूद एक भी प्लॉट शेड्यूल्ड कास्ट को यूपी की सरकार ने नहीं दिया। जब मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मैंने एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे आरटीआई लगा के सूचना मांग ली। उन्होंने सूचना नहीं दी, मैंने अपील करी लखनऊ में, 1.5 साल लखनऊ गया। अच्छा। लेकिन उसका असर ये हुआ कि उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, लोग जेल गए अधिकारी, और उसमें कई दलित समाज के लोगों को इंडस्ट्रियल प्लॉट मिले। आज वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक बन गए, बिल्कुल ठीक, करोड़ों की प्रॉपर्टीज के मालिक बन गए। अगर सोचो ये आरटीआई एक्ट ना होता तो वो सूचना कहां से मिलती, कैसे मैं केस डालता, कैसे उन लोग को न्याय दिला पाता। दूसरा, उसी दौरान मैंने एक आरटीआई लगाई कि पूरे देश के जितनी सरकारें हैं, सरकारी विभाग हैं, उसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर कमेटी बनाना कंपलसरी है जी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आपको याद होगा, विशाखा के नाम से जजमेंट है। तो मैंने सोचा कि यार मैं देखूं, जरा पता करूं कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो मैंने आरटीआई लगाई, तो आरटीआई में मेरे पूरे देश की सरकारों से मेरे पास सूचनाएं आई कि हमने बना दिया है, ये उसकी सूची है, कुछ क्या हमने नहीं बनाया, हम बना रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद 6 महीने के अंदर पूरे देश के तमाम विभागों में, सभी राज्यों में सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर जांच की कमेटियां बनी, जहां शिकायत की जा सके, उसकी जांच हो सके, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। राइट। तो ये आरटीआई से हम कर पाए। और आपने भी देखा होगा, अभी बल्कि मैं बताऊं आपको, आज का अखबार में खबर है, डीडीए ने 4-5 कंपनियों को 2 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी। अच्छा। पेमेंट इस बात की कर दी कि यमुना नदी में जो वेस्ट को निकालने के लिए, अच्छा, कूड़े का को वहां से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, जिसमें कंक्रीट का कूड़ा भी था, उसके लिए 5 कंपनियों को ठेका दे दिया, जिसमें लगभग 19,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठना था। लेकिन 600 को झूठा, और उन 5 कंपनियों ने, 4-5 कंपनियों ने झूठा वो दे दिया रिकॉर्ड की जी हमने ही उठा दिया। और वो डीडीए का जो रीजनल ऑफिस था उसके मिली भगत से हुआ। लेकिन वो किसी ने आरटीआई लगा के सूचना ली तो पता लगा कि ये 19,000 करोड़ वो उठा ही नहीं अभी तक, ये तो 600 कुछ उठाया और पेमेंट हो गई। तो अभी उस केस को सीबीआई को दिया गया, सीबीआई ने छापा मारा, बहुत सारा रिकॉर्ड जब्त हुआ है। अब आप सोचो, अगर आरटीआई एक्ट ना होता और उससे वो सूचना ना मिली होती तो क्या ये केस पकड़ में आता? देश के अंदर कितने ऐसे केसेस हैं जो केवल आरटीआई की वजह से कंट्रोल हो पा रहे हैं, या जांच हो पा रही है, लोगों को जेल भिजवाया जा पा रहा है, या सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिले। तो इसमें आप भी अपना अनुभव बताएं कि ये जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो ये भारत सरकार बना रही है, अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो 250 करोड़ से 500 करोड़ तक की पेनल्टी के डर से कौन आदमी है जो इसको जो किसी का डाटा निकालेगा। और आरटीआई, पहली बात तो उसके उसी आरटीआई के ऊपर विभाग के अधिकारी इस एक्ट का बहाना लेके सूचना ही नहीं देंगे। और दूसरी बात, इसको कोई फिर इस पर्सनल डाटा को कैसे कोई कहीं पब्लिक चैनल पे कैसे रखेगा, पब्लिक डोमेन में कैसे ला पाएगा? तो ये तो सारी जो जितने भी इस तरह की पब्लिक से जुड़ी चीजें वो तो सब बंद हो जाने वाली हैं। आपको नहीं लगता है गौतम जी ऐसा है कि क्या है, ये नाम रखा है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जी,
सुनने में आम आदमी को ये लगेगा यार ये तो बड़ा हमारे अधिकार में, हमारे हक की बात है कि हमारा जो पर्सनल डाटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन असल में तो ये बहुत जबरदस्त काला कानून है। बिल्कुल। और ये ड्रैकोनियन लॉ इसलिए है कि जब आजादी की बात हुई थी तो लोकतंत्र कायम करने की बात थी। तो लोकतंत्र में दो चीजें आपको, एक तो अभिव्यक्ति की आजादी होती है और दूसरे आपको ये भी आजादी होती है कि सरकार जो है वो आपकी, मतलब लोकतंत्र में लोक बड़ा है, तंत्र बड़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तंत्र में क्या चल रहा है ये लोग को पता होना चाहिए। इसीलिए जो अपनी यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह जो भी था, उन्होंने आरटीआई वही लेके आए। सूचना का अधिकार लेके आए। हाँ, वो सूचना का अधिकार उन्होंने लेके बनाया। आए। उन्होंने इसलिए बनाया टू एम्पावर जनरल मासेस, यस, आम आदमी को सशक्त करने के लिए। जी 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 जी। जो लोक में ताकत होनी चाहिए वो लोक में ताकत पहुंचे उनके हाथों में। और जिस तरह से आप बता रहे हैं ये तो मनुवादी प्रवृत्ति के अगर अधिकारी बैठे होंगे तो जो दलितों और पिछड़ों को कुछ भी उनको सरकार से जो उनका अधिकार है वो नहीं चाहेंगे कि उनको मिले। बिल्कुल। और वो इस पे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जहरीला सांप जैसे कुंडली मार के बैठ जाता है डाटा के ऊपर, वो बैठ जाएंगे ऐसे। और ये जो आपने इतने प्लॉट्स दलितों को दिलाए एक अपने आरटीआई एक्टिविज्म के द्वारा, आप 1.5 साल लगे रहे और आखिर में आप लेके माने उस डाटा को और पता लगा कि एक भी इंडस्ट्रियल प्लॉट नहीं मिला, जबकि 18% मिलने चाहिए थे। ठीक है। और सरकारी प्लॉट तो बड़े कम रेट पे मिलता है, मार्केट रेट से तो उसका बहुत फर्क होता है। और इस बहाने जो हमारे वो लोग जो सदियों से उद्योगपति नहीं बने थे, कम से कम छोटे उद्योगपति तो बने, लघु उद्योगपति तो बने उन प्लॉट्स की वजह से। बिल्कुल नहीं मिलते तो वो लघु उद्योगपति कैसे बन पाते। तो ये जो आपकी ताकत है जो सूचना के अधिकार से मिली है। हाँ, और ये दलितों को, पिछड़ों को, जो भी कमजोर वर्ग है, गरीब सवर्ण के हों, सबको ये सशक्त कर रही है। और जो अधिकारी जो अंग्रेजों के राज में होता था, अंग्रेजों के राज में आरटीआई नहीं था क्योंकि हम गुलाम थे, तब लोकतंत्र नहीं था। तो ये जो लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है उसको खत्म करने की बात ये साफ साफ बता रहे कि जो सरकार है ये तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। नहीं, इसमें एक चीज और मुझे जो ज्यादा डर लग रहा है, हाँ। वो इस बात को लेके लग रहा है, आप कभी टीवी पे जब आप डिबेट्स देखते हैं और कई बार तो कई बहुत गंभीर मुद्दों पे चर्चा होती है, तो जो न्यूज का चैनल का जो एंकर होता है वो पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता है और सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए, कैसे लिए, किनको लाभ हुआ, किनको नुकसान हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो सारा डाटा ऐसे नहीं आता। वो आरटीआई से सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर वो एंकर उसको पूरा स्टडी करता, बारीक अध्ययन करने के बाद तब उसको वो पब्लिक के सामने लाता है। तो मुझे तो लगता है कि अगर ये लागू हो गया, जो उसके रूल्स जो बनाए हैं उन्होंने, वो रूल्स बनने के बाद अगर सरकार ने मान लिए और जनता ने विरोध नहीं किया तो फिर आपका आरटीआई एक्ट खत्म। फिर तो टीवी चैनल पे आपको मतलब ऐसे बहुत सारी जानकारियां, सूचनाएं जो टीवी के माध्यम से मिलती है या जो जिसकी वजह से न्यूज चैनल चलते हैं, यूट्यूबर्स पूरी तरह जिनके ऊपर निर्भर हैं, मुझे लगता है वो तो सब तबाह हो जाएगा। यहां तक बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है, हमने खुद, मैं बताता हूं आपको, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कोई गलत कन्वेंस डीड फर्जी बनवा के उसको बेच दिया और बेचते बेचते वो 2-3 जगह वो ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी, कई करोड़ की, कम से कम 30-40 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैंने उसको केस अभी हाई कोर्ट में डाला हुआ है और आरटीआई से सूचना मिलने के बाद पता लगा और डॉक्यूमेंट जो मिले उससे पता लगा वो फर्जी थी, बल्कि जिसने बनाया उससे भी पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वो पैसे के लालच में हमने ये कर दिया था, ये वास्तव में फर्जी है। तो अब ये बताइए, अगर आरटीआई एक्ट ना होता तो फिर हम उस केस में हाई कोर्ट में किस तरीके से उस बात को रख पाते? बड़ा मुश्किल ऐसा है कि आरटीआई एक्ट बनता ही इसलिए, और लोकतंत्र देश में आजादी का मतलब ये है कि कमजोर को सशक्त किया। लेकिन बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत तो कह रही थी कि 2014 में भारत आजाद हुआ है, तो वो तो आरटीआई एक्ट खत्म होने के बाद हम आजादी की तरफ जा रहे हैं, गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये देखो ना मजे की बात कि जनता को जानने का अधिकार एक सरकार ने दिया और जनता के जानने के अधिकार को दूसरी सरकार छीन रही है। तो प्रजातंत्र उस वक्त है, आप बचाए। देखो, प्रजातंत्र का एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। और वो ट्रांसपेरेंसी भाई ये आपके जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है ना, हाँ, जो चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, इज कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट, यानी लोक सेवक, बिल्कुल, यानी जनता के सेवक। अब ये जनता के सेवक कहाँ रहे? फिर तो ये पुराने बादशाह हो गए हमारे। नहीं, उसी बादशाह पे मैं आपको एक किस्सा याद दिला तो शायद आपको याद आ जाए। जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी राजस्थान के अंदर, तो वो इसी डिजिटल जो डाटा, पर्सनल डाटा
प्रिवेंशन के ऊपर वो उन्होंने कानून बना दिया था, बिल ले आई थी वो। उस बिल में उन्होंने ये किया था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सत्ता में, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बारे में कोई भी इस तरह का डाटा अगर कोई सार्वजनिक करता है तो उसको 2 साल तक की सजा हो। भला होगी राजस्थान के लोगों ने जबरदस्ती विरोध किया और वो रुक गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज भारत में अगर ये लागू हो गया तो पूरे देश के लोगों का जो राइट छीन जाएगा, आजादी खतरे में पड़ जाएगी, आपके न्यूज चैनल्स की आजादी पड़ जाएगी। खतरे में क्या पड़ जाएगी? आजादी खत्म। जिस दिन ये लागू हो गया उस दिन आम आदमी की आजादी। देखिए, जब लोकतंत्र नहीं था, मान लीजिए मनुवादी व्यवस्था थी, जी जी जी, या फिर मान लीजिए चाहे उसके बाद मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, तो क्या होता था? जब मनुवादी व्यवस्था में जो भी काम होता था राजा का, वो संस्कृत में होता था जी, और आम आदमी संस्कृत को समझ नहीं पड़ता था, फिर संस्कृत तो खास वर्ग की भाषा थी। उसके बाद मुगल आ गए, उन्होंने कभी कामकाज जो होगा सरकारी वो फारसी में होगा, आम आदमी हिंदी बोलते थे लेकिन वो सरकारी कामकाज फारसी में होता था। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कभी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होगा। तो शासक वर्ग यही चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं इसका आम आदमी को पता ही ना लगे। तो क्या मैं इस बात को इस दृष्टि से देख लूं, जो तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा काम इंग्लिश में होता है, तो जो गांव का आदमी, देहात का आदमी बेचारा बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में किसे उनके वकील ने उनके फेवर की जो बात फैक्ट उन्होंने बताया वो रखे या नहीं रखे, और उसमें ऑर्डर में क्या लिखा है, गलत है सही है, उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं पता चलता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी लोगों की खुद की जो मातृभाषा है, खासतौर पर हिंदी, एटलीस्ट इंग्लिश के साथ साथ उसके अंदर जजमेंट्स भी होने चाहिए, और उनको अपनी बात रखने का मौका भी हिंदी में मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये हम आज भी गुलाम है अपने देश में, आजाद भारत में। अब देखिए, हिंदी मातृभाषा होने के बाद हिंदी में अपनी बहस नहीं कर सकते भाई। आपका हाई कोर्ट में लिख के नहीं दे सकते, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी बोली जाएगी, तो आम भारतीय कितने प्रतिशत, 5% लोग भारतीय जो है इंग्लिश को समझते हैं या उसको, मतलब अच्छे मैंने देखा है कि ग्रेजुएट भी हैं, जब कोई सामने इंग्लिश बोलता है तो उसको नहीं समझ पाते। इसका एक और नुकसान है, जो एडवोकेट बहुत अच्छा एडवोकेट है, लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज है, अपनी बात को बहुत अच्छे से रखता है, वो बेचारा अगर उसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है तो वो बेचारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फेल है। और वो तो कौन है? वो भी फिर बहुजन के ही लोग हैं। बहुजन समाज का मिलेगा, पिछड़े तबके का मिलेगा, बुद्धि है, तर्क बहुत अच्छे दे सकता है, बहस बहुत अच्छी कर सकता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल सकता वो। यानी कि रोकने की साजिश ये भी एक कि जो वंचित वर्ग के लोग आगे ना आ पाए, जो सुप्रीम कोर्ट तक अच्छे वकील ना बन पाए, तो वही जो जन्म से जो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, जिनके घर में अंग्रेजी बोली जाती है, वही। अच्छा, ये मेरे कई साथियों ने बताया, बड़े अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है क्लास 1 से। तो मेरे ये बहुत अच्छी जो बात आप कह रहे हैं ना, मेरे कई वकील मित्र हैं, वो इस बात को कहते हैं, कह रहे यार हम दलील तो बहुत अच्छी दे सकते हैं लेकिन अंग्रेजी में मार खा जाते हैं। तो ये जो बहुजन समाज को दबाए रखने का ये एक अलग तरीका है। और ये तो जो मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, यानी भाषा जो है वो आपकी बात को अभिव्यक्त करके दूसरे को समझाने का माध्यम है। बिल्कुल ठीक। तो हम उसको इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं कि आप इंग्लिश में ही बात रखो, नहीं तो आपकी नहीं सुनेंगे। ये क्या मतलब हुआ? कोर्ट में आदमी आ रहा है, अपने हक का, उसका जो हक मारा जा रहा है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए बेचारा पैसे भी खर्च करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच रहा है, लेकिन वहां आपको हिंदी में आपकी बात नहीं रखी जाने दी जाएगी। तो ये क्या, ये तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत। गौतम जी देखिए, आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, जापान चले जाइए, चीन चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए। इंग्लैंड की मातृभाषा अंग्रेजी है तो वहां सारा कोर्ट का कामकाज अंग्रेजी में होता है। फ्रांस में फ्रेंच है तो वहां कोर्ट का काम सारा फ्रेंच में हो रहा है। जापान का जापानी में हो रहा है, चीन का चाइनी भाषा में हो रहा है, जर्मनी का जर्मन में हो रहा है। ये एकमात्र ऐसा देश है, और साथ में शायद पाकिस्तान भी है, जहां जो कोर्ट है वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वकील अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। आम बेचारे नागरिक को कुछ पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है भाई, वो तो यहीं जाकर के बैठ जाएगा। और मेरा एक दोस्त बताता है किस्सा कि सुप्रीम कोर्ट में उसका लाखों रुपया बेचारे का घर बिक गया, उसने लड़ा और वकील ने उसका मुकदमा लड़ा, लेकिन हार गए। एक बात तो बताओ, अगर ये जो होली के दिन आग लग गई जस्टिस योगेश वर्मा जी के यहाँ, और उनके परिजनों ने या जो भी वहाँ लोग थे उपस्थित, उन्होंने
अग्निशमन विभाग को और दिल्ली पुलिस को फोन कर दिया, आग लग गई है, बिल्कुल। और वो बुझाने आ गए, वीडियो बन गई और वो सार्वजनिक हो गई, पैसे जल रहे हैं इतने। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसका मतलब तो फिर पता नहीं कौन जज कौन अफसर क्या ले रहा है, जिसके आप ठीक कह रहे हैं कि आप जिसका कोई एंट्री नहीं कर सकता घर में, अगर आपने पूछ लिया जी, जांच भी नहीं की जा सकती, तो वहाँ क्या जस्टिस क्या हो रहा वर्मा के होगा? यहाँ कुछ नोट मिले, अगर आपने आरटीआई लगा दी तो सीधा 250 करोड़ रुपए आपका वो हो जाएगा मेरे ख्याल। अगले कौन हिम्मत लगाएगा, हिम्मत कौन अगले करेगा? 250 जस्टिस वर्मा का नाम ले दिया, नाम लेने पे फिर 250 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ की तो आपके तमाम रिश्तेदारों की तमाम प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, तब भी पूरी नहीं होगी वो तो पेनल्टी तो। खैर ये बेहद दुखदाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा नहीं, ये दुखदाई नहीं, ये आम नागरिक के लिए ये बहुत, पूरे देश के लिए घातक है, देश और के ये लोगों के क्या लिए है घातक कि ये नाम अपने आप में बहुत भ्रामक है। यस यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, आम आदमी जो इससे सोचेगा ये तो मेरे हित की बात हो रही है, जबकि है उसका अहित। तो मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा, आप मेरे मित्र भी हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आप भी लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं, और भी हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे साथी हैं। मुझे लगता है कि इस एक्ट का और ये जो रूल्स बन रहे हैं इनका हमें सशक्त विरोध करना चाहिए, बिल्कुल पूरे देश में विरोध होना चाहिए, बिल्कुल। और इसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोगों को, चूंकि ये सब लोगों से जुड़ा मुद्दा है। आप देखो नागरिक की आजादी का मुद्दा, नागरिक की आजादी के ऊपर हमला है, और पत्रकारिता पे हमला है। आपको जो सूचना जानने का जो हक है उसको पूरी तरह निरस्त करने वाला है। तो आप इस पे तो एक जबरदस्त पूरे देश में आंदोलन की जरूरत है, और सत्ता पक्ष विपक्ष भी सोच ले, जब वो विपक्ष में रहते हैं उन्होंने भी आरटीआई से सूचना ले लेके सत्ता पक्ष के अंदर की गई गड़बड़ियों की जानकारी ली होगी, तो उसके खिलाफ आप लोगों ने पीआईएल्स भी डाली हैं। तो क्या सब कुछ खत्म करने का साजिश है? तो इसको हम तो होने नहीं देंगे, कम से कम इसका तो विरोध मजबूती से सशक्त तरीके से करना गौतम जी, पड़ेगा। देखिए आपका एक अच्छा साथियों का नेटवर्क है, और एक अपने साथियों की मीटिंग बुलाइए और इसकी एक रूपरेखा बनाइए, क्योंकि आंदोलन का कम से कम ना वो बोल की लब आजाद है तेरे, ठीक है, अभी तो बोलने का अधिकार हमें है, इससे पहले कि वो छिन जाए, हमारी जबान खींच दी जाए, बिल्कुल काट दी जाए। नहीं, ऐसे देखो ना, जैसे महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949, वो तब जब बना तब, और उस बनाने वाले लोगों में बौद्ध धर्म के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं थे, और उस एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया इसके जो 9 सदस्य होंगे, 9वां सदस्य डीएम होगा जो चेयरमैन होगा, और बाकी 8 सदस्य में 4 ब्राह्मण होंगे और 4 बौद्ध होंगे, और जो वहां मुख्य पुजारी होगा वो उन 4 ब्राह्मणों में से एक होगा, और वो उसके डेथ के बाद उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। आपने कहीं देखा नहीं होगा किसी दूसरे धर्म के स्थल पे मैनेजमेंट कमेटी में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हो। तो अगर इस तरह से ये सूचना का अधिकार पे इतना हमला हुआ, तो इस तरह की जहां जहां हकमारी हो रही है, या जैसे नौकरी में आपने देखा होगा कि कई बार आप जैसे यूपीएससी का आपने रिजल्ट देखे होंगे कि आरटीआई से सूचना मिलती है, या जैसे रिजल्ट पहले सार्वजनिक हुआ करता था, अब नहीं होता। तो पहले क्या था, बाइफरकेटेड डाटा आता था, रिटर्न में इतने नंबर, इंटरव्यू में इतने नंबर, उससे पता लगता था कि रिटर्न में पिछड़े वर्गों के, वंचित वर्गों के लोग बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में उसको इतने कम नंबर दिए जा रहे हैं कि बेचारा आउट ही हो गया। और जनरल कैटेगरी का रिटर्न में बहुत कम नंबर है, और जनरल में उसे 250 नंबर मिल गए, 250 नंबर मिल गए, एकदम से वो ऊपर आ गया, 250 में से 245, 249। इस हिसाब से तो अगर आरटीआई पे इस तरह का हमला हुआ तो वो सूचनाएं भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। देखो, मुझे लगता है हमें तो बहुत भारी नुकसान आम जनता को। देखिए, ऐसा जहां भी गड़बड़ियां हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, आरटीआई के माध्यम से, आपने खुद बताया, आपने जो यूपी एसआईडीसी का उदाहरण दे करके, तो ये है कि इसका मतलब तो शासक वर्ग और जो ये मुट्ठी भर लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनके घोटालों का पर्दाफाश ही ना हो, ठीक है, वो कंबल ओढ़ करके घी पीते रहे और दूसरों को पता भी ना लगे। बिल्कुल, और ये लोकतंत्र के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। अगर आपको शायद एक चीज ना पता हो, एमसीडी ने कई एजेंसियों को ठेका दिया हुआ है कि आपका घर का कूड़ा आपके घर से लिया जाएगा। क्या आपके घर कभी कूड़ा लेने के लिए एमसीडी के कोई कर्मचारी या जिस कंपनी को ठेका दिया वो आपके घर से कभी कूड़ा लेने आते हैं? नहीं जी। लेकिन आपको पता नहीं होगा, मतलब सैकड़ों करोड़ की पेमेंट जाती है एमसीडी के द्वारा पे की जाती है। और वो ठेकेदार कौन है? उस ठेकेदारी में क्या दलितों पिछड़ों को हिस्सा मिल रहा है कि भाई ठेकेदार दलित और पिछड़े भी बनेंगे? नहीं, उसमें हिस्सा मिल ही नहीं रहा है। मैं तो उससे आगे बढ़ के एक बात करूं कि अगर ये आरटीआई, मैं वही कह रहा हूं, ये चंद जो मुट्ठी भर वही शासक वर्ग के जो लोग हैं
उनको अपना वर्चस्व बनाए रखना, देश की सारी धन दौलत मैं तो अनिल जी ये कह रहा हूं कि अगर ये लागू हो गया एक्ट, उसके बाद इस तरह के कितने षड्यंत्र होंगे, कितना लूट होगी सरकारी संपत्ति की, आपको जब जानने का ही हक नहीं होगा तो आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन कितना खा गया देश का पैसा, जनता का। देखिए जी, ये जितना भी डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन हुआ, ये क्या है? जो धन, जो संपत्ति जायदाद पब्लिक थी, सरकारी थी, उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। तो अब जनता से अपील कर दो कि इस एक्ट का जो ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसकी आड़ में लोगों के जानने का हक जो यूपीए सरकार के तहत सूचना का अधिकार बन के आपको मिला था, जिससे सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने के लिए 10 रुपए की एक पेमेंट करके आप देश के तमाम विभागों से, राज्य सरकारों से जो सूचना लेकर जान पाते थे कि आपकी हकमारी किस तरह से हो रही है या आपके पैसे का किस तरह मिसयूज हो रहा है। या जैसे आपको याद होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए, किसने खरीदे, किस पार्टी को ज़्यादा दिए, और फिर उस जिनको दिए उनको टेंडर्स उसी सरकार ने कितने दिए, कितनी लूट हुई है। ये तो सब कुछ छीन जाने वाला है। तो अगर देश के लोग नहीं चाहते कि उनके जानने का हक खत्म हो, सूचना का अधिकार निरस्त कर दिया जाए इस एक्ट की आड़ में, तो मैं समझता हूं एक जन आंदोलन की जरूरत है। पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग इसे डाटा, पर्सनल डाटा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध करें, जो रूल्स फ्रेम हो रहे हैं उसका विरोध करें, ताकि ये लागू ना हो पाए। अन्यथा आपके सारे अधिकार छिन जाने वाले हैं और तमाम जो मीडिया चैनल हैं उनका भी काम ठप हो जाने वाला है और ये आम व्यक्ति को भारी नुकसान होने वाला है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, सब लोग मिलके इसका सशक्त विरोध कीजिए और मैं चाहूंगा कि आप भी जनता से अपील करें। बिल्कुल बिल्कुल गौतम जी, ये असल में क्या है, ये देश की बात है और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी, शहीद उधम सिंह और इस तरह के लोगों की कुर्बानी बिल्कुल पानी होने जा रही है उनकी। अगर इस तरह का एक्ट, जिस तरह का भारत का सपना उन्होंने देखा था, उस सपने को, उसकी एक एक ईंट, उसकी एक एक दीवार, उसके एक एक खंबे को लगातार एक एक करके तोड़ा जा रहा है। और सही, ये संविधान के ऊपर मैं समझता हूँ हमला है, जो बाबा साहब भीमराव जी ने संविधान बनाया, जिसकी वजह से हमें आरटीआई एक्ट मिला। जी 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 जी। उस संविधान पे बोलने की अभिव्यक्ति और जो जानकारी की आपको जो अधिकार, सूचना का अधिकार, वो खत्म करने का मतलब ये है कि संविधान के ऊपर, और इसी तरह संविधान का एक एक खम्भा तोड़ करके इस संविधान को खत्म कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक चाइनीज कहावत है कि डेथ बाय मिलियन के 1000 कट मार करके खून निकालो। सबको, जो भी जागरूक नागरिक हैं, उनका फर्ज बनता है कि निकल के बाहर आए और इसके लिए सशक्त विरोध करें। हाँ, संवैधानिक और शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके जरूरत पड़ी तो हम भी बहुत जल्दी बड़ा एक आंदोलन बिल्कुल बिल्कुल की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ भाई साहब। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। जय हिंद।